अब हम चलेंगे नेक्स्ट सोर्स के ऊपर जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स KR। बेटा देखो, पहली बात तो रिटेन अर्निंग होते क्या है, कंपनी ने पैसा कमाया, किसके लिए कमाया, इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन इन्वेस्टर्स वो पैसा कंपनी के पास ही छोड़ गए इस उम्मीद में कि कंपनी उसके ऊपर उनको कुछ ना कुछ कमा करके देगी, इसी वजह से पैसा छोड़ा गया। अब इसको इन्वेस्टर की तरफ से समझना, कई भी हमने इन्वेस्टर की तरफ से समझी थी, इसको भी जरा ध्यान से समझो। मान लो कंपनी के पास बेटा इन्वेस्टर के रिटेन अर्निंग के नाम के 100 रुपए, कंपनी के पास इन्वेस्टर के कितने रुपए पड़े रिटेन अर्निंग के, ये 100 रुपए थे तो इन्वेस्टर के, लेकिन रखे किसके पास है, कंपनी के पास। कंपनी ने बांटे ही नहीं, 200 रुपए कमाए थे, 100 रुपए का डिविडेंड दे दिया, 100 रुपए रख लिए अपने पास। अभी जो 100 रुपए रखे हुए इन्वेस्टर कंपनी को बोल रहा है, कंपनी जी अगर ये 100 रुपए आप मुझे बांट देते तो मैं इस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देता, और जितने परसेंट आपके पास कमा रहा हूं कम से कम उतने तो कमाता। अगर आपकी कंपनी से मेरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20% चल रही है तो मैं कहीं पर भी ये 100 रुपए लगाऊंगा तो 20% तो कमाऊंगा। तो क्योंकि आपने ये 100 रुपए मुझे बांटे नहीं, तो मैं इसके ऊपर 20% के हिसाब से 20 रुपए नहीं कमा पाया। ये 20 रुपए आप मुझे दो। शब्द समझ में आ रहे, रीजनेबल है उसकी रिक्वायरमेंट। क्या बोल रहा है वो, कह रहा सर ये 100 रुपए आपने मेरे को नहीं बांटे, बांट दे तो मैं कहीं ना कहीं लगाता, कहीं ना कहीं लगाता, कम से कम इतने तो कमाता जितने यहाँ पे कमा रहा हूँ 20%। तो वो 20% के हिसाब से मुझे 20 रुपए की इनकम में होती, लेकिन वो तो नहीं हुई क्योंकि आपने मुझे 100 रुपए बांटे ही नहीं, मुझे इसके ऊपर 20 रुपए की इनकम चाहिए। तो इसका मतलब जो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग है वो इन्वेस्टर्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इन्वेस्टर की क्या है, क्योंकि वो कमा नहीं पा रहा तो वो किससे मांग रहा है, कंपनी से मांग रहा है। कंपनी कहती है ठीक है भैया हमने आपके पैसे रखे हुए हैं, जैसे कैपिटल के ऊपर रिटर्न देते हैं ऐसे रिटर्न के ऊपर भी देंगे, लेकिन उतनी नहीं देंगे जितनी आप मांग रहे हो। जरा चेक करते हैं क्या आपका नुकसान सही में 20 रुपए का है या नहीं। हाँ जी, क्या चेक करना है हमने, क्या उसका नुकसान सही में 20 रुपए है या नहीं, जरा ध्यान से देखो। कंपनी ने उसे बोला भैया अगर हम आपको अभी के अभी ये 100 रुपए बांट दें, आपके पास तो 100 रुपए आ जाएंगे, लेकिन ये 100 रुपए आपकी इनकम भी तो बन जाएगी। फिर इनकम के ऊपर क्या देना पड़ेगा, टैक्स। इनकम पे क्या देना पड़ेगा, टैक्स। कंपनी अलग है, हमने ये तो पढ़े रखा फाउंडेशन के अंदर, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है कंपनी की। तो कंपनी की इनकम अलग है, इन्वेस्टर की इनकम अलग है। कंपनी ने पैसे कमाए थे बांटे, अब इन्वेस्टर को मिल गए। जैसे इन्वेस्टर को ये 100 रुपए मिलेंगे ये इन्वेस्टर की इनकम बन गई। इन्वेस्टर को इस इनकम के ऊपर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। मान लेते हैं इन्वेस्टर का जो पर्सनल टैक्स रेट है वो 20% है। इन्वेस्टर के पर्सनल टैक्स रेट को टीपी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा, उसके पीछे आपने केडी के अंदर भी तो यूज किया था 1 - T, है ना। लेकिन वो जो 1 - T आप यूज करते हो वो टी कौन सा है, कंपनी का टैक्स रेट है। यहां पर जो टैक्स है वो किसके बारे में बात हो रही है, इन्वेस्टर के बारे में बात हो रही है। तो इसलिए इसको किससे डिनोट करना है, टीपी से। तो 100 रुपए में से मान लेते हैं इन्वेस्टर का जो पर्सनल टैक्स रेट है वो 20% लग गया, तो कितने पैसे बचे, सर 80 रुपए उसके पास बचेंगे जिसको वो इन्वेस्ट करने के लिए जाएगा। और जब वो इन्वेस्ट करने के लिए जाएगा तो बेटा इन्वेस्टमेंट का एक प्रोसीजर होता है, बीच में ब्रोकर चाहिए। आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं जा सकते, आपको बीच में कौन चाहिए, ब्रोकर, जिसके पास आपका डीमैट अकाउंट चलता है ना, एंजल, जीरोधा, अपस्टॉक्स, है ना, जीरोधा या अपस्टॉक्स आप तो, ठीक है। और ये हो गए क्या नाम है, शेयर खान हो गए, ग्रो, ये सारे कौन है, ब्रोकर है। तो ब्रोकर को आपको अपना अकाउंट सौंपना पड़ेगा, और ब्रोकर ये सेवा फ्री में नहीं करेगा, कुछ चार्जेस लेगा, उसको बोलते हैं ब्रोकरेज। तो पहले जो पीछे फ्लोटेशन कॉस्ट की बात कर रहे थे वहां पर ब्रोकरेज कंपनी पे कर रही थी, यहां पर ब्रोकरेज कौन पे कर रहा है, इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो यहां पर 80 रुपए जब वो इन्वेस्ट करने के लिए जाएगा, मान लेते हैं उसने कुछ ब्रोकरेज पे कर, इजी कैलकुलेशन के लिए बेटा मैं ब्रोकरेज का जो रेट है वो 5% ले लेता हूं। एक्चुअल में इतना हाई रेट नहीं होता, फ्रैक्शन में होता है, 0.2%, 0.1% इस तरीके। तो ब्रोकरेज का रेट हो गया 5%। अब 80 रुपए उसने इन्वेस्ट करने हैं, 5% तो ब्रोकर ले गया, कितने पैसे इन्वेस्ट हो पाएंगे फाइनली, कितने पैसे इन्वेस्ट हो पाएंगे, 76। तो फाइनली जो अमाउंट इन्वेस्ट होगा वो होगा 76। इसके ऊपर हमारा इन्वेस्टर वो रिटर्न कमा सकता है जो हमारी कंपनी से कमाता था।
मान लेते हैं उसकी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो 20% थी, वो हमारी कंपनी से 20% रिटर्न कमाता था, तो वो 76 के ऊपर 20% कमा सकता है ज्यादा से ज्यादा। कितने रुपए कमा लेगा वो? तो उसे 15 रुपए 20 पैसे की इनकम मिल सकती है अगर मैं उसे 100 रुपए बांटू तो। इन्वेस्टर क्या बोल रहा था, आपने मुझे 100 रुपए नहीं बांटे जिसकी वजह से मैं उसके ऊपर 20% नहीं कमा पाया, मेरा 20 रुपए का नुकसान हो गया। मैंने कहा रुक भाई, चेक कर ले पहले, 100 रुपए दे दूंगा तो पहले 20 रुपए तो टैक्स डिपार्टमेंट ले जाएगा, 80 बचेंगे, 80 इन्वेस्ट करने के लिए जाएगा, 4 रुपए ब्रोकरेज लग जाएगी, फिर इन्वेस्ट होंगे कितने 76 पे 20% कमा ले, कितने मिल जाएंगे 15 रुपए 20 पैसे। तो मैंने 100 रुपए नहीं बांटे इसलिए आपको 15 रुपए 20 पैसे की कमाई नहीं मिली, तो मैं आपको ये 15 रुपए 20 पैसे भर देता हूं। कहानी समझ में आ रही है? तो जो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग है वो पूरी 20 रुपीज की 20% नहीं है। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग जो पे की जाएगी वो सिर्फ पे की जाएगी 15.2 KR इज इक्वल टू 15.2 ऑन 100 रुपीज ऑफ रिटेन अर्निंग। कितने परसेंट हुआ ये? 15.2%। लेकिन क्या हम पेपर में चित्रकारी करके समझाएंगे उसको? पेपर में बेटा फॉर्मूला लगाना है, यही वाला जो चित्र बनाया है इसको एक फॉर्मूले में लिख रहा हूं कि ई ये 20%, ब्रैकेट 1 माइनस टीपी ये वाला, ब्रैकेट 1 माइनस बी ये वाला। जब आप इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करोगे सेम 15.2% आपको आंसर नजर आएगा, और इसी डायग्राम से बना हुआ फॉर्मूला है। आप 20% कमा सकते हो, 20 रुपए कमा सकते हो, लेकिन पूरे मिलेंगे ही नहीं, ब्रोकरेज भी घटेगी, टैक्स भी घटेगा, तब आपकी इनकम मिलेगी आपको। बेटा फ्लोटेशन कॉस्ट कंपनी के लिए होती है ना, इन्वेस्टर के लिए नहीं होती। जैसे कि हो सकती है, मतलब अगर कोई लगे प्रैक्टिकली कुछ तो वो माइनस हो जाएगा बिल्कुल। तो मतलब सर जैसे आप ग्रो आपने शेयर खरीदे तो फिर ब्रोकरेज लगती है, बहुत नॉमिनल होती है, लेकिन हर बार आप कोई भी शेयर परचेज करोगे, आपने 1000 रुपए की ट्रांजेक्शन करी उसमें 50 पैसे 1 रुपए लगते लगते। हाँ हाँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं, 2 बार समझो। हाँ जी बेटा, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग समझने का पॉइंट ये है, पहली बात कंपनी ने ये पैसा किसी से ले तो रखा नहीं है, कंपनी ने कमाया था, लेकिन अपने लिए नहीं, किसके लिए? इन्वेस्टर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए। शेयर होल्डर्स का पैसा था मेरे पास रखा हुआ था, मैंने कहा आपके लिए है लेकिन आपको दे नहीं सकता, अभी मुझे जरूरत है। तो इन्वेस्टर क्या बोलेगा, आप अपने पास पैसे रख लो, मैं इसके ऊपर जो कमा सकता हूँ वो आप दे देना, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की भरपाई आप कर दो। तो कंपनी ने बोला आप चेक कर लेते हैं आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बनती है, मेरे पास आपके 100 रुपए पड़े हुए हैं, अगर ये 100 रुपए मैं आपको दे देता हूं तो आप इसके ऊपर क्या कमा सकते हो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आपको 100 रुपए मिल गए तो पहले पहले आपको 20% टैक्स लगेगा, ये एज्यूम्ड रेट है, क्वेश्चन में 30 भी हो सकता है 10 भी हो सकता है। तो आपको 20% टैक्स लगेगा तो कितने पैसे बचेंगे? 80। आप 80 इन्वेस्ट करने के लिए जाओगे, फिर आपको ब्रोकरेज भी देनी है, फिर आप इन्वेस्ट कितने कर पाओगे? फिर आप 76। इस 76 के ऊपर अगर आप 20% के हिसाब से कमा लो, जो मेरी कंपनी ऑलरेडी आपको कमा के देती है, तो आप 15 रुपए 20 पैसे कमा सकते हो। ठीक है, तो अगर ये 100 रुपए मैं आपको नहीं देता तो आपको 15 रुपए 20 पैसे का नुकसान है, मैं भर देता हूँ। हाँ, ये फॉर्मूला ये स्टोरी जो है, इस फॉर्मूले को समझने के लिए कि ये फॉर्मूला बना कैसे, ताकि फॉर्मूला याद ना करना पड़े। देखो, हर फॉर्मूले की एक्सप्लेनेशन सिर्फ इसीलिए दी जाती है कि फॉर्मूला याद ना करना पड़े, ठीक है? नहीं तो बेटा 11 फॉर्मूले लिखवाने में कितनी देर का समय लगेगा, सारे सोर्स की कॉस्ट निकल आएगी। जो डिजिटल क्रिएटर्स उनपे रिसेंटली शायद कोई टैक्स लगा था, जैसे यूट्यूब से, मतलब रिसेंटली हमेशा से होता है, वो टैक्स पे नहीं करते थे। हाँ, अब अलाउ करना ही करना है बेटा, पहले भी पे करना होता है। जो बंदा अच्छी से कहीं कंसल्टेंसी लेगा वो तो पहले भी भरता। मतलब अब एक साथ सारा भरना पड़ेगा पहले भी। क्या चीज? मतलब वो तो भैया चिट्ठियां आएंगी, डिपार्टमेंट भेजेगा पत्र उनके पास। ऐसा थोड़ी कि आज ऐसे इनकम पे टैक्स लेकर, पिछला टैक्स देना पड़ेगा सारा। जिसकी जानकारी डिपार्टमेंट को मिल जाएगी उसको पास चिट्ठी जाएगी। अगर डिपार्टमेंट, देखो सीधी सी बात यह है कि डिपार्टमेंट सबको नहीं पकड़ सकता, ठीक है? डिपार्टमेंट के पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी
ठीक है, जैसे इन्फॉर्मेशन किसको देना कंपलसरी है। पहली बात तो डिजिटल जो कंटेंट क्रिएटर्स को पास जो इनकम आ रही है वो सारी की सारी यूएसडी में आ रही है, ठीक है, मोस्टली यूएस से और आयरलैंड से आती है। फेसबुक वाली जो इनकम है, इंस्टा वाली जो इनकम है वो आयरलैंड से आती है। तो ये सारी इनकम वहां से आ रही है। गूगल वाली जो मोस्टली इनकम है वो सिंगापुर से आती है। तो अगर गूगल से इनकम आ रही है या फेसबुक और मेटा वाली जो इनकम है वो सिंगापुर से कहीं से भी आ रही है, तो अगर वहां पर बैंक्स ने रिपोर्ट करा, क्योंकि बैंक्स के पास एक डॉक्यूमेंट होता है बेटा जिसको बोलते हैं एनुअल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, क्या बोलते हैं, एनुअल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसके अंदर बड़ी सारी एंटिटीज को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपलसरी बोल रखा है कि आप हमको बताओगे। बेशक से आपकी ट्रांजेक्शन नहीं है, लेकिन आपको अगर पता चलता है किसी ट्रांजेक्शन के बारे में तो आप हमको बताओगे। जैसे अगर आपके सेविंग अकाउंट के अंदर 10 लाख से ऊपर आपने पूरे साल में कैश डिपॉजिट करवा दिया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपका बैंक की लेटर लिख देगा, इस वाले पैन नंबर पे 10 लाख से ऊपर कैश डिपॉजिट हुआ है। अगस्त तक ये रिटर्न चली जाती है, 31 अगस्त लास्ट डेट होती है इस वाले रिटर्न की, AIR बोलते हैं। ठीक है, आपने 2 लाख से ऊपर क्रेडिट कार्ड स्पेंड करा है, क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिख देगी, इस वाले पैन नंबर ने 2 लाख रुपए से ऊपर का क्रेडिट कार्ड स्वाइप करा पूरे साल में। आपने 5 लाख के शेयर और डिवेंचर खरीदे हैं, आपका ब्रोकर के ऊपर लाइबिलिटी होती है कि वो चिट्ठी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लिख देगी, इस वाले पैन नंबर ने 5 लाख रुपए से ऊपर का परचेज करा है। आपने गाड़ी खरीदी है, उसके लिए 2 लाख रुपए से ऊपर की कीमत दी है कैश में, आपका गाड़ी बेचने वाला भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता देगा। आपने जमीन खरीदी है 30 लाख रुपए से ऊपर की, आपका जो पटवारी है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये बात बता देगा। ये सारी जानकारियां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाती है। तो इसीलिए बैंक के पास भी लाइबिलिटी होती है कि अगर किसी अकाउंट के अंदर फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन हैं एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज्यादा, तो वो ट्रांजेक्शन भी किसको रिपोर्ट की जाएंगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट हो जाएगी। और जहां पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगेगा कि हाँ भैया यहाँ पर कुछ है, टैक्स की चोरी है, वहां पर उसके पास चिट्ठी जाएगी, चिट्ठी के बाद फिर केस खुल जाएगा। क्योंकि अकाउंट तो बिना पैन के खुलेगा ही, कंपलसरी है ना केवाईसी देना, तो अब पैन नंबर है सबके पास। और इसीलिए जब भी तुम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो या फिर ITR की डेट आती है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक ऐड चलाता है, उस पर लिखता है आयकर विभाग आपके उच्च मूल्यों की सभी ट्रांजेक्शन का ब्यौरा रखता है। उच्च मूल्य वाला हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन हमारे पास होती है। तो कई बार बंदे को नहीं पता होता उसने क्या क्या कुल खिला रखे, वो सारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता होता है। तो जिस जिसकी जानकारियां हैं आएंगी चिट्ठियां, अगर लगता होगा डिपार्टमेंट को हाँ भैया एक सफिशिएंट अमाउंट है जिसके लिए मुझे चिट्ठी भेजनी चाहिए, आएगी, कोई नहीं बचेगा। क्या सारा दिन बैठ के चिट्ठियां सॉल्व कर रहे हैं, काम क्या ऑफिस के अंदर हो, टैक्स ऑडिट है, वैल्यूएशन है, ऑडिट्स है, केसेस हैं जीएसटी के, इनकम टैक्स के, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स से ज्यादा केस तो जीएसटी के चल रहे हैं, अपील्स हैं। मेरे को किस चीज का नोटिस आएगा जी, हमारे को भी नोटिस भेज देगा, मैं अपनी रिटर्न के ऊपर लिखता हूँ चार्टेड अकाउंटेंट में। नहीं आता नोटिस ऐसा, मेरे पास भी नोटिस आते हैं, मेरे क्लाइंट मेरे को भरोसा कर लेंगे। रिटर्न मैं खुद बताऊं अपनी, मेरी कंपनी है, कंपनी का ऑडिट कोई और करता है, अरे उसकी कंपनी का ऑडिट मैं करता हूँ, मेरे दोस्त की कंपनी। इंडिपेंडेंट होता है ना, हाँ इंडिपेंडेंट है वो, साबित करके दिखाओ डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो सब कुछ देख दाग के करते हैं, मेरे से पूछ के क्या करना है। सब मजाक है, सब मजाक है, रिकॉर्डिंग है ना, वो भी रिकॉर्डिंग में आ सीडीटी एप्लीकेबल ही नहीं है। अगर सीडीटी होता तो उसका इफेक्ट इस चित्र पर पड़ता। सीडीटी क्या होता है बेटा, जब कंपनी डिविडेंड देने लगती है ना तो कंपनी ही टैक्स पे कर देती है। ठीक है, क्या होता है स्टोरी है इस पे। सीडीटी क्या होता था पहले, शुरू से क्या होता है, कंपनी जब डिविडेंड पे करती है, डिविडेंड आते हैं बड़े छोटे छोटे। अभी पीछे विप्रो ने बहुत बड़ा डिविडेंड डिक्लेयर है, विप्रो का शेयर मार्केट में 500 रुपए का चलता है। डिविडेंड पता है कितने रुपए का डिक्लेयर करा पर शेयर। अब तुम खुद सोचो, आज के डेट में 2024 के अंदर हम खड़े हैं, 1 रुपए पर शेयर का डिविडेंड है, मेरे पास 100 शेयर है, मेरे पास मेल आई है, प्लीज चेक योर अकाउंट, वी हैव सेंट अ डिविडेंड ऑफ ₹1 पर शेयर। अब मेरे अकाउंट के अंदर वो रिफ्लेक्ट भी कर रही है ट्रांजेक्शन, 2-3 दिन बाद नजर आएगी। अब 100 रुपए का डिविडेंड आया हुआ है, ठीक है,
कितना चांस है इस बात का कि जब मैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरूंगा उस समय ये 100 रुपए की डिविडेंड इनकम मेरे ध्यान में रहेगी। और अगर ध्यान में रहेगी भी सही तो क्या मैं उस 100 रुपए की एक डिविडेंड इनकम के लिए एक अलग हेड ऑफ इनकम क्रिएट करूं, क्योंकि मेरे बिजनेस की इनकम पीजीबीपी हेड के अंदर ऑलरेडी जा रही है। क्या मैं उसको एक अलग से डिविडेंड वाले हेड, क्योंकि डिविडेंड में डालने तो फिर आपको पीरियड डालना पड़ता है, कौन से पीरियड का डिविडेंड है, क्वार्टर वाइज एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन उसका यूज होता है। तो वो आपको पीरियड, वो कोई टेंशन क्यों लेते नहीं, 100 रुपए की इनकम है, छोड़ 100 रुपए के पीछे का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे को 30% का रेट में भी हूं मैं, 30 रुपए के टैक्स के लिए चिट्ठी लिख देगा, आपको 100 रुपए का डिविडेंड मिला था। ये बात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता है, क्योंकि जैसी कंपनी डिविडेंड पे करेगी कंपनी की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो एआईआर के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता दे। और अब तो टीडीएस हो गया उसके ऊपर एप्लीकेबल। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता है कि मेरे को डिविडेंड मिला है, मैंने अपनी आईटीआर में नहीं दिखाया, क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे से 30 रुपए का केस खोल देगा? और सिर्फ मैं थोड़ी हूँ शेयर होल्डर, लाखों शेयर होल्डर है कंपनी के, किसी को 100 रुपए मिला होगा, किसी को 500 मिला होगा, किसी को 5 रुपए मिला होगा, 5 शेयर भी होल्ड कर रखे लोगों ने, सबको इतने इतने रुपए के डिविडेंड मिले हुए हैं। लेकिन जब कंपनी ने जो डिविडेंड बांटा है वो तो कई करोड़ों का डिविडेंड है, कंपनी के जितने शेयर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग डिविडेंड बांटा होगा, 1 रुपए पर शेयर है ना। अब वो डिविडेंड कंपनी ने बांट दी, करोड़ों रुपए का डिविडेंड चला गया, सबके पास जाकर के बढ़ गया, गंगा बह रही है पीछे से, सबके पास एक एक गिलास पानी आया, एक एक गिलास में कोई टैक्स नहीं दे रहा, और पूरे की पूरी गंगा के ऊपर टैक्स माफ हो गए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगा भाई क्योंकि ये अमाउंट ऑफ डिविडेंड बहुत छोटा छोटा है, ये तो आज की डेट के हिसाब से 1 रुपया है, ये देखो। और जब सीडीटी लगा था वो आज से 30 साल पहले की बात, उस समय फ्रैक्शन ऑफ पैसे के अंदर डिविडेंड आ रहे थे लोगों के पास, चेक आता था 50 पैसे का चेक आया हुआ डिविडेंड, 3 रुपए का चेक मेरे पास भी आया हुआ। अब ये इतने कोई लेने वाला नहीं, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर कोई दिखाता ही नहीं उस वाले टैक्स, उस वाले इनकम को, तो टैक्स नहीं दे पा रहे थे। तो उन्होंने फिर एक तरीका निकाला कि जहां जहां पे ये एक एक क्लास है ना उनसे तो टैक्स नहीं मिलता, जहां से गंगा बहना शुरू हो रही है ना कंपनी, जहां से वो करोड़ों का डिविडेंड एक साथ निकल रहा है, उसी को पकड़ लो, उसको बोले तू भर टैक्स, इन सबके हाथ में डिविडेंड एग्जेम्प्ट, इन सबको अपने अपने ग्लास के ऊपर कोई टैक्स पे नहीं करना, आप भर दो सारा टैक्स। कंपनी ने अगर 5 करोड़ रुपए का डिविडेंड आउटफ्लो करा है, 5 करोड़ के ऊपर कंपनी सीधा 15% डिविडेंड पे कर दी, टैक्स पे कर दी। अब 5 करोड़ अगर कंपनी के पास कैपिटल अवेलेबल है बांटने के लिए, तो उसमें से पहले क्या पे करना है, सीडीटी सरकार को, और फिर पैसा आप किसको दे देना, इन्वेस्टर को, इन्वेस्टर के हाथ में वो इनकम एग्जेम्प्ट हो गया, अब इन्वेस्टर को टैक्स देने की जरूरत नहीं। बड़ा अच्छा रूल बना दिया है कि नहीं? लेकिन इसमें टेंशन है ना, जो फॉरेन इन्वेस्टर होते थे ना वो बचना चाहते थे इससे, क्योंकि पहले उन्होंने जब कंपनी के अंदर पैसा लगाया, फॉरेन इन्वेस्टर के लिए बड़ी दिक्कत वाली बात है, इसीलिए एफडीआई आप आता भी नहीं था। किसी फॉरेन इन्वेस्टर ने मान लो देश के अंदर 2 करोड़ रुपए भेज दिए कैपिटल के नाम की किसी कंपनी के अंदर, शेयर कैपिटल खरीद ली। अब शेयर कैपिटल खरीदने के बाद पहली बात तो उस कंपनी ने जब पैसा कमाया होगा प्रॉफिट के ऊपर, फॉरेन कंपनी के ऊपर 40% टैक्स वैसी है, 100 रुपए का नेट प्रॉफिट आया, 40% टैक्स लग गया, एजुकेशन सेस और सरचार्ज अलग है। अब 40% मान लेते 60 रुपए बचे, अब 60 रुपए वो बांटने लगोगे ना, 60 रुपए बांटने लगोगे, 18% सीडीटी और लगा दो बंटवारे के ऊपर। बेचारे 100 रुपए कमाते थे, 35 रुपए हाथ में मिलते थे, 35-40 रुपए। तो इस चक्कर में वो सीडीटी को इन्होंने क्या कर दिया, हटा दिया है। जब वो सीडीटी होता था तो ये टीपी वाला पॉइंट नहीं आ सकता, क्योंकि उसके अपने इन्वेस्टर अपनी जेब से टैक्स पे नहीं करता था। वहां पर इन्वेस्टर के पास 100 रुपए जाते ही ना, 100 रुपए में से पहले ही सरकार को पैसे चला जाता, और यहां पर शायद इसके पास 82-83 रुपीज आते, ये पैसा इसको यहां पर मिलता, और फिर वो पर्सनल टैक्स पे ना करता। दोनों में से एक चीज लग सकती है ना, या तो मेरे ब्याह पे कंपनी टैक्स पे कर दे, या तो मैं अपनी इनकम पे टैक्स पे कर दूं। तो सीडीटी अब हट गया है, इसीलिए अब आपके पास सिर्फ 3, ये एक ही चित्र है। सर जब पहले सीडीटी था तो फिर सीडीटी वाला चित्र होता था, लेकिन हमको तीन सीखने पड़ते थे। 2014 से पहले सीडीटी का ट्रीटमेंट अलग होता था, 2014 के बाद सीडीटी का ट्रीटमेंट अलग होता था, और उसके बाद सीडीटी हट गया तो टीपीबी हो गया, और पेपर के अंदर सवाल तीनों से पूछ रहा हूं, तो हमको तीनों फॉर्मूले सीखने पड़ते थे। अब हमारे पास सिर्फ कितने फॉर्मूले हैं, वो जो 2 फॉर्मूले कम पढ़ने पड़ेंगे। जरा सवाल करते हैं बेटा, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का। अच्छा इसके लिए पहले नोट लिखो, एक नोट लिखो, नोट। ये बताओ कि क्या कभी कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग और कॉस्ट ऑफ इक्विटी बराबर हो सकते हैं? क्या कभी कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग और कॉस्ट ऑफ इक्विटी बराबर हो सकते हैं? टैक्स और
हाँ जी, जवाब बिल्कुल ठीक है उसका। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू देखिए सर, अगर टीपी ना हो, इन्वेस्टर पर्सनल टैक्स रेट ना हो, ब्रोकरेज भी ना हो, तो के मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 1 के तो आएगा, है कि नहीं? दूसरी बात एक और समझने वाली है, हमने बेटा कॉस्ट ऑफ इक्विटी के टाइम पर नोट लिखा था, नोट लिखा था और बताया था उसमें, एक नोट लिखा हो बेटा आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी के 4 मॉडल के बाद, कि अगर सवाल में नेट प्रोसीड्स दे रखी हो तो आपको नेट प्रोसीड्स यूज करनी है, मार्केट प्राइस का यूज नहीं करना। यानी कि जब आप अपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करते हो तो डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस की जगह डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स यूज करोगे। मान लो आपके सवाल में लिखा हुआ है एक शेयर का मार्केट प्राइस 150 रुपीज है और नेट प्रोसीड्स 147 रुपीज है। सवाल यह है कि जब आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करोगे, फॉर्मूला लगाओगे D1 अपॉन मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ, तो वहां पर आप 147 यूज करोगे या 150 यूज करोगे? 147 यूज करोगे। ये बात समझ में आती है? आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर ली, 147 के बेसिस पे कर ली। अब यहां पर देखो, जो यहां पर आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी अप्लाई कर रहे हो 20% की, ये वाली, ये 76 पे जो मल्टीप्लाई हो रही है, 15 रुपए 20 पैसे की इनकम कैलकुलेट हो रही है, ये 76 रुपीज पे जब इन्वेस्टर शेयर खरीद रहा है, क्या ये मार्केट प्राइस है या नेट प्रोसीड? हाँ जी, ये 76 रुपीज मार्केट प्राइस पे 20% लग रहा है या ये 76 रुपीज नेट प्रोसीड पे 20% लग रहा है? नेट प्रोसीड किसके लिए होती है? कंपनी के लिए। ये तो इन्वेस्टर का चित्र है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? इन्वेस्टर कर रहा है, ब्रोकर के थ्रू कर रहा है, मार्केट में कर रहा है, मार्केट प्राइस पे करेगा। समझो, ये जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपने 20% यहाँ पर 76 पे मल्टीप्लाई करी है ना, ये किस पे मल्टीप्लाई हो रही है? मार्केट प्राइस पे। क्योंकि इन्वेस्टर जब इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो तो मार्केट प्राइस पे करेगा ना, कंपनी के पास पैसा कमाएगा तो वो नेट प्रोसीड्स होती है। इन्वेस्टर तो किस पे इन्वेस्ट करता है? मार्केट प्राइस पे। ये जो 76 है ना, ये मार्केट प्राइस है। ये 76 क्या है? मार्केट प्राइस। इसके ऊपर आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी अप्लाई कर रहे हो। मार्केट प्राइस पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई करने के लिए वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी की कैलकुलेशन भी मार्केट प्राइस पे होना जरूरी है। अगर आपने केई मल्टीप्लाई किस पे करनी है? मार्केट प्राइस पे, तो वो केई की कैलकुलेशन भी किस पर बेस्ड होनी चाहिए? एक पर कैलकुलेट करके दूसरे बेस पे अप्लाई कैसे कर सकते हो? जैसे जीपी रेशियो जो आपको बताई जाती है, आप सेल्स के ऊपर कैलकुलेट करते हो ना, तो उसको सेल्स के ऊपर ही अप्लाई करोगे, कॉस्ट पे तो नहीं कर सकते ना। वही वाला पॉइंट यहां पर भी है। जब आपको 20% की अपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी मार्केट प्राइस पे अप्लाई करनी है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी की वो कैलकुलेशन भी, यानी कि 20% की कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट भी किस पर होनी चाहिए? मार्केट प्राइस पे होनी चाहिए। लेकिन आप तो किस पर कैलकुलेट कर चुके हो? अब बताओ दिक्कत कहां आने वाली है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी को नेट प्रोसीड से निकाला। कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो आप नेट प्रोसीड से पहले ही निकाल चुके हो बेटा। एफपी भी निकाली। हाँ जी, इसका मतलब अगर मेरे सवाल के अंदर रिटेन अर्निंग भी है और इक्विटी शेयर कैपिटल भी है और मार्केट प्राइस और नेट प्रोसीड दोनों दे रखे हैं, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी जब कैलकुलेट करोगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जब कैलकुलेट करोगे, तब तो नेट प्रोसीड्स पे करोगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी जब आप ओरिजिनली कैलकुलेट करोगे, वो तो किस पर करना है? नेट प्रोसीड पे करना है। लेकिन जैसे ही केआर कैलकुलेट करने के लिए आओगे, यहां पर केई पुट करनी होगी, तो ये वाली केई कौन सी वाली होनी चाहिए? इसका मतलब यू हैव टू कंप्यूट अ रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस जस्ट फॉर कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। नोट समझ में आता है? फिर से बात करते हैं बेटा। 76 रुपीज, ये जो ऊपर हमने जो लाइन बना रखी है, ये इन्वेस्टर के है। और जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए जाएगा तो वो मार्केट प्राइस पे शेयर परचेज करेगा। तो ये जो 76 रुपीज पे वो 20% कमाना चाह रहा है, ये 76 रुपीज मार्केट प्राइस पे इन्वेस्टमेंट है। तो 20% की जो इनकम होनी चाहिए वो भी किस पर कैलकुलेट होनी चाहिए? मार्केट प्राइस के हिसाब से। तो आपको जब के आर कैलकुलेट करना होगा, उस समय जो केई आप यहां पर लिखोगे वो स्पेसिफिकली मार्केट प्राइस पर बेस्ड होनी चाहिए। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। हमने पीछे नोट में क्या लिख रखा है कि अगर नेट प्रोसीड्स मिल गई तो मैं अपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी किस पर कैलकुलेट करूंगा? नेट प्रोसीड्स पे करूंगा। वो करेक्ट है, वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए स्पेसिफिक पॉइंट। लेकिन जब आपको के आर कैलकुलेट करनी है, उस समय के ई पुट करोगे तो वो कौन से वाला होना चाहिए? मार्केट प्राइस वाला होना चाहिए। इसके लिए नोट लिखेंगे बेटा, हमने टोटल 2 नोट लिखने हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग से रिलेटेड। नोट नंबर 1, के ई टू बी यूज्ड
KE to be used for computing KE to be used for computing KR KE to be used for computing KR shall be based on market price shall be based on market price. So if original cost of equity मतलब जो इक्विटी के लिए ही आपने कैलकुलेट करी है, इफ वो किस पे करी होगी, एनपी पे करी होगी. So if original cost of equity is computed on NP, if original cost of equity is computed on NP, then a revised KE, if original cost of equity is computed on NP, NP means net proceeds, then a revised cost of equity based on market price shall be computed for computing KR. लोगों को बेटा आराम से रीड करो, इंटरप्रेट करो, क्या समझ में आता है. बेटा अगर ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपने नेट प्रोसीड्स पे निकाली हुई है तो आपको एक नई कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए, जो कि किस पर बेस्ड होगी, मार्केट प्राइस. अब ये बताओ कि KE और KR कब बराबर हो सकते हैं. KE और KR कब बराबर हो सकते हैं. दोनों मार्केट प्राइस से इवैल्यूएट हो और टैक्स हो. सवाल में तीन चीजें नहीं होनी चाहिए. पीपी नहीं होना चाहिए, ब्रोकरेज नहीं होना चाहिए, नेट प्रोसीड्स भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एनपी आ गया तो ओरिजिनल KE किस पे निकाला होगा, एनपी पे निकाला होगा, फिर वो इसके बराबर नहीं हो सकता. समझ आ रही बात. तो तीन चीजें अगर सवाल में ना हो तो KE विल बी इक्वल टू KR. आ रहा है पॉइंट समझ में. फिर एक नोट नंबर 2 लिख लेते हैं इसके बारे में. KE विल बी इक्वल टू, ज्यादा टेक्निकल तो नहीं हो रहा, हाँ समझ वाली की बात. KE will be equal to KR. KE will be equal to KR if TP, comma B, comma B. TP क्या है? Investor Preference, B brokerage and NP. If TP, comma B and NP are not given in the question. अगर ये तीन चीजें सवाल में ना हो तो KE और KR दोनों बराबर नहीं हो सकते. सवाल हो, हाँ क्वेश्चन की बात. और अभी हमारा टारगेट एक बार में नंबर कमाने का है. चलो सवाल करते हैं बेटा एक दो. बेटा हमने मोर देन 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और उसमें से ये लगभग 20 सवाल का कॉन्सेप्ट हो चुका है. 20-22. देखो ना, अभी तक आपने 4 सोर्सेज की बात कर ली. इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट, रिटेन अर्निंग, चारों सोर्सेज हो गए. फिर हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट भी करना है, पूरी कैपिटल का कॉस्ट, ओवरऑल कैपिटल का कॉस्ट. ठीक है, इक्विटी मतलब टोटल कैपिटल के बारे में ढूंढना है. फिर उसके बाद अगर आप 1 करोड़ रुपए की और एडिशनल कैपिटल ले आए तो इंक्रीमेंटल कैपिटल के बारे में बात करेंगे. फिर खत्म हो जाएगा ये चैप्टर. फाइनेंसिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पैसा ला रहे हैं,
और उसके लिए जहां पर कम से कम खर्चा होगा उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। तो ये फाइनेंसिंग डिसीजन का पार्ट है। हाँ जी बेटा, बातें नहीं करेंगे, सवाल पे ध्यान देंगे। अब फॉर्मूला आपको समझ आ चुका है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, Y लिमिटेड रिटेन 7,50,000 आउट ऑफ इट्स करंट अर्निंग्स। तो कितना पैसा रिटेन करेगा उससे हमें मतलब ही नहीं, हम तो परसेंटेज में बात करनी है। तो 7,50,000 उसने रिटेन कर रखे। द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न टू द शेयर होल्डर इफ दे हैड इन्वेस्टेड द फंड्स एल्सवेयर, यानी कि शेयर होल्डर्स ने अगर पैसा कहीं और लगाया होता तो वो कितने परसेंट कमा लेते? 10%। तो ये बेटा कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गई हमारे लिए। इन्वेस्टर की जो ब्रोकरेज है वो 3% है, एंड शेयर होल्डर्स कम इन 30% टैक्स ब्रैकेट। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। सिंपल काम है। हाँ जी, पर रियल लाइफ में तो कैपिटल गेन्स में का हुआ है, तो शॉर्ट या तो लॉन्ग, तो 10 के किस बदले पे किस पे किस पे? रिटेन अर्निंग जो भी मिलेगी वो तो कैपिटल गेन्स तो प्रॉफिट होगा। बेटा इन कंपनी सबके बारे में थोड़ी सोचती रहेगी, कौन सा इन्वेस्टर कौन से उसमें आ रहा है। अब वो तो एक स्टैंडर्ड रेट लेके चल लेंगे। हाँ जी बेटा, फॉर्मूला अप्लाई कौन सा करेंगे? के आर इज इक्वल टू, वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बेटा क्या लिखा हुआ है? इफ दे हैड इन्वेस्टेड द फंड्स एल्सवेयर, द शेयर होल्डर कितने कमा सकते हैं? वो 10%। तो वो शेयर होल्डर्स का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा। हाँ जी, के आर इज इक्वल टू के ई ब्रैकेट 1 - TP ब्रैकेट 1 - B। तो बेटा कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारे पास दे रखा है 10%, इन्वेस्टर का पर्सनल टैक्स रेट है बेटा हमारे पास 30%, और ब्रोकरेज का रेट है हमारे पास 0.03। कितना रहा बेटा? 4.9। बेटा 4.9 नहीं आएगा, गलत। ये 0.03 और ये 0.30। 0.49। 2.7 हाँ? हर एक मतलब कैलकुलेटर नहीं चल रहा है। ये बेटा 10 मल्टीप्लाई बाय 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.97 है, 6.79। 6.79, ये इसका आंसर है। ये उसी में ही आ सकता है तो। और उसमें ये वाले दोनों आंसर भी होंगे जो तुमने बताया ना पहले। और तुम्हारा सबसे पहले पहले जोन सा आएगा, तुम्हारा ठीक हो जाएगा। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। करंट मार्केट प्राइस पर शेयर बेटा 140 रुपए है।
ब्रोकरेज है हमारे पास 3%, ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड दे रखा है बेटा, डिविडेंड का ग्रोथ रेट मिल जाए तो इसका मतलब ग्रोथ मॉडल आपको अप्लाई करना पड़ेगा, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर ऑन न्यू शेयर D1 आपको दे रखा है 14 रुपए का। शेयर होल्डर्स का पर्सनल टैक्स रेट दे रखा है बेटा 22%। अब देखो हमसे क्वेश्चन ने मांगा क्या है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। अब कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग बताने के लिए बेटा हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है KE ब्रैकेट 1 माइनस TP ब्रैकेट 1 माइनस B। तो पहले आपको KE ढूंढना पड़ेगा ना। तो KE इज इक्वल टू D1 अपॉन मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ रेट। तो D1 आपको दे रखा है बेटा 14 रुपए, मार्केट प्राइस चल रहा है 140 और ग्रोथ का रेट हमारे पास है 5%। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया 15%। तो अब इस KE को हम ऊपर पुट कर देंगे KR के साथ। KE ब्रैकेट 1 माइनस TP, पर्सनल टैक्स रेट है बेटा हमारे पास कितने परसेंट, 22%। ब्रोकरेज का रेट है बेटा हमारे पास 3%, 0.03। Point 11 in 349. बेटा 15 ले, अगर आप 15 ले रहे हो तब तो 11.34 ही आएगा, 0.15 ले लोगे तो 0.1334 हो जाएगा। सर वो क्या बता रहे थे कि 0.15 नहीं मैं ये कह रहा था बेटा, अगर यहाँ पर आपने 15% की जगह 0.15 लिख दिया तो फिर आंसर क्या आएगा, 0.1134 हो जाएगा। और इस 11 इसको 0.1134 को 11.34% बोल सकते हो। नहीं ऐसे नहीं करो। हाँ जी बेटा, सवाल में जानकारी है, सारे फॉर्मूले तुमको याद हो चुके हैं वैसे तो। द मार्केट इज गिविंग एन एवरेज रिटर्न, मार्केट की रिटर्न दे रखे हैं यानी कि RM 18% है। द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 11% है बेटा ये हमारे पास। What return would be expected from an investment having a beta factor of 0.9, यानी कि रिस्क लेवल है 0.9। आपसे पूछ रहा है क्या रिटर्न आपको मिलनी चाहिए, क्या रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हो। तो बेटा KE का फॉर्मूला हमने सीखा था RF प्लस बीटा ब्रैकेट RM माइनस RF। तो RF कितना है बेटा हमारे पास 11, बीटा है हमारे पास बेटा 0.9, RM कितना है 43। अच्छा एक ही बारी 3 आ रहा है 17.3। ओके, सेकेंड पॉइंट में बेटा सवाल ने आपसे क्या मांगा, कह रहे मुझे बीटा बताओ कि कितना होना चाहिए अगर आपकी इन्वेस्टमेंट आपको कमा करके दे 21.6%। अब आपको KE पता है, RF पता है, बीटा नहीं पता है, RM और RF आपको पता है। 1.5 इजी क्वेश्चन है ना बोल। 1.5 बेटा किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में, सवाल के बारे में, ठीक है इजी क्वेश्चन।
बेटा सवाल को ध्यान से पढ़े। बेटा बोर्ड मास पहले ब्रैकेट ओपन करनी पड़ती ना बेटे। ये अगर कैलकुलेटर में मैं पहले ये लिख लूं 0.9 मल्टीप्लाई बाय 18 फिर -8 करूं 11 करूंगा तो गलत आंसर आएगा ना। तो पहले 18 माइनस 11। हाँ 10th क्वेश्चन। कृपया सवाल को ध्यान से पढ़े। मुझे हर सवाल से पहले ये बोलना पड़ता है। मैं पढ़ो, साथ में पढ़ना। फ्रॉम द अंडर मेंशन फैक्ट्स डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी एक्स। बेटा आपको केई ढूंढना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज ₹150 एंड कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन पर शेयर ऑन अ न्यू शेयर इज ₹3। यानी कि इस सवाल में आपको नेट प्रोसीड्स की जानकारी मिल गई है 147। डिविडेंड पेड ऑन द आउटस्टैंडिंग शेयर ओवर द पास्ट 5 ईयर। पिछले 5 साल के डिविडेंड आपको दे रखे हैं, जो कि हमें नजर आ रहे हैं लगातार बढ़ते हुए, यानी कि ग्रोथ तो है ना, लेकिन डिविडेंड तो 6 दे रखे ऊपर हो गया 5 साल। डिविडेंड 6 है बेटा। बिल्कुल बेटा, पहला डिविडेंड यहां पर आपको मिल रहा है और छठा डिविडेंड आपको यहां पर दे रखा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा डिविडेंड। पहला डिविडेंड हो गया बेटा हमारे पास 10.5, 11 रुपए 2 पैसे, 11 रुपए 58 पैसे, 12.16, 12.76 और 13 रुपए 40 पैसे। तो ये डिविडेंड बेशक से 6 दे रखे हैं, लेकिन जब आप बीच में पीरियड काउंट करोगे ना बेटा, 1 साल, 2 साल, 3, 4 और 5, तो ये 5 साल का ही गैप है बीच में। डिविडेंड 6 है बट टाइम गैप जो बीच में है वो कितने साल का है? 5 साल का। तो आप इसको समझ सकते हो कि ये अगर टाइम 0 है तो ये टाइम 5 है। छठा डिविडेंड जरूर है बट टाइम 5 साल बाद की बात है। ठीक है जी। अब इस सवाल के अंदर बेटा मेरे पास नेट प्रोसीड्स तो अवेलेबल है। ग्रोथ का रेट कैलकुलेट करने के लिए आपको ये सारी जानकारी दी गई है। एज्यूम द फिक्स्ड डिविडेंड पे आउट रेशो। जितने परसेंट डिविडेंड आप पहले बांटते थे उतने ही परसेंट डिविडेंड आप आगे बांटते रहोगे। यहाँ पे क्या शब्द लिखा हुआ देखो, डिविडेंड पे आउट। मेरा डिविडेंड को 3 तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। डिविडेंड को 3 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक होता है डिविडेंड रेट। जैसे मैं आपको बोलूं कंपनी का जो डिविडेंड रेट है वो 20% है, डिविडेंड रेट। अगर डिविडेंड रेट दे रखा होता है तो इसका मतलब होता है कि ये रेट एप्लीकेबल है ऑन फेस वैल्यू। जैसे कोई कंपनी बोले कि हमारा जो डिविडेंड रेट है वो 20% है, तो वो फेस वैल्यू का 20% बोल रहे हैं। लेकिन कई बार शब्द लिखा जाएगा सवालों में डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड इज 20%। तो डिविडेंड यील्ड 20% होने का मतलब है कि वो 20% ऑन मार्केट प्राइस है। क्वेश्चन में लिखा हुआ डिविडेंड 20%, सिर्फ डिविडेंड रेट 20% दे रखा है तो वो फेस वैल्यू का है। लेकिन लिखा जाएगा सवाल के अंदर कि डिविडेंड यील्ड 20% है तो वो फेस वैल्यू का 20% नहीं कह रहा, वो मार्केट प्राइस का 20% कह रहा है। आपने बेटा पीछे जो मॉडल सीखा था डिविडेंड प्राइस मॉडल, उसका दूसरा नाम क्या था? डिविडेंड यील्ड मॉडल। और आप वहां पे डिविडेंड की परसेंटेज किस पे निकालते थे? मार्केट प्राइस पे। तो जब डिविडेंड यील्ड मिलेगा तो वो किसके बारे में बात हो रहा है? मार्केट प्राइस के बारे में। कई बार सवाल आपको बोलेगा डिविडेंड पे आउट इज 20%। डिविडेंड पे आउट, जैसे यहां पर सवाल में क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड पे आउट फिक्स है। इसका मतलब होता है कि ये परसेंटेज निकलेगी बेटा अर्निंग पर शेयर पे। आपने अगर पर शेयर 10 रुपए कमाए हैं और आपका डिविडेंड पे आउट 20% है तो इसका मतलब आप 10 रुपए का 20% 2 रुपए का डिविडेंड बांटने वाले हो, अर्निंग का 20%। तो अगर सिर्फ लिखा हुआ डिविडेंड इज 20%, वो फेस वैल्यू पे, डिविडेंड यील्ड इज 20%, वो 20% मार्केट प्राइस पे लगेगा। और अगर लिखा हुआ डिविडेंड पे आउट इज 20% तो वो 20% किसका है? अर्निंग का 20%। ठीक है। तो क्वेश्चन ने लाइन में क्या लिख के दिया आपको, कह रहे एज्यूम अ फिक्स्ड डिविडेंड पे आउट रेशियो, मतलब जितने परसेंट इनकम का आप पहले बढ़ते आए आगे भी उतने ही परसेंट बढ़ते रहो। इस लाइन से मेरे सवाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
ठीक है, लेकिन एक लाइन लिखी है तो उसका मतलब पता होना चाहिए पे डिविडेंड पे आउट रेशियो होती क्या है। डिविडेंड पे आउट का मतलब होता है डिविडेंड अर्निंग का कितने परसेंट है, डिविडेंड अर्निंग का कितने परसेंट है, वो होता है डिविडेंड पे आउट। चलो जी, आखिरी पॉइंट में बेटा क्वेश्चन ने आपको बताया एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऑन द न्यू शेयर, एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऑन द न्यू शेयर एट द एंड ऑफ द करंट ईयर इज ₹14.1। तो ये कौन सा डिविडेंड आ गया आपके पास, सीधा D1। अब अगर मुझे बेटा डिविडेंड ग्रोथ मॉडल यहां पर अप्लाई करना पड़े, क्योंकि मेरे पास लगभग जो जानकारी है वो ग्रोथ मॉडल की है, नेट प्रोसीड्स अवेलेबल है, अगले साल का डिविडेंड आपको दे रखा है, आपके सामने ग्रोथ कैलकुलेट करने की जानकारी भी है, ग्रोथ का रेट नहीं है इस सवाल में, जो ढूंढने का काम है वो है ग्रोथ का रेट। ये तो पता है कि ग्रोथ हो रही है, लेकिन किस रेट से ग्रोथ हो रही है वो नहीं पता चल रहा, वो ढूंढना है, वो इस चित्र की हेल्प से हम ढूंढ लेंगे। आपको वो ग्रोथ का रेट ढूंढना है, कितने परसेंट से डिविडेंड ग्रो कर रहा है। ठीक है, अब सबसे पहला काम हमने क्या करना है, सिर्फ ग्रोथ का रेट ढूंढना है, बाकी सारी चीजें सवाल में अवेलेबल है। कैसे ढूंढेंगे बेटा, देखो आपको नजर आ रहा है कि कोई एक ₹10.50 का अमाउंट, ₹10.50 का अमाउंट 5 साल में बढ़ के ₹13.40 हो रहा है। पहला डिविडेंड ₹10.50, 5 साल बीते, बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, ₹13.40 होगा, किसी रेट से तो बढ़ रहा होगा, वो रेट आपको ढूंढना है। कैसे ढूंढ सकते हैं बेटा, हमने एक कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला सीखा हुआ है बच्चे, अमाउंट इज इक्वल, तो हेडिंग बना देते हैं कंप्यूटेशन ऑफ ग्रोथ रेट। हमने बेटा फॉर्मूला सीखा हुआ है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस r टू द पावर n। क्या सभी बच्चे इस फॉर्मूले को जानते हैं, सर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ओके, आपको ये पता है कि आपका जो ओरिजिनल डिविडेंड था वो कितना था, ₹10.50, ₹10.50। तो अगर ₹10.50 लगाए जाए, किसी एक रेट से उसको हर साल बढ़ाया जाए, परसेंटेज से, कितने साल तक बढ़ाया जाए, 5 साल तक, तो वो बढ़ के हो जाएगा ₹13.40। ऐसी जानकारी मुझे दी गई। आपके पास एक चीज नहीं है, बस वो ये है रेट। तो यहां से बेटा हम अपना रेट बैलेंसिंग फिगर ढूंढेंगे। बेटा इसको डिवाइड करो पहले, 13.4 डिवाइड बाई 10.5, 1.276। ओके, हाँ, तो बेटा इधर जो पावर 5 है वो इधर आकर के पावर 1/5 हो जाएगी, और इधर हो जाएगा बेटा हमारे पास 1 प्लस r। तो ये जो पावर 1/5 है, इसको हम कैसे सॉल्व करते थे बेटा, आपने पहले फाउंडेशन में किया होगा। मैं स्टेप्स एक बार सामने लिख रहा हूँ कैसे करते हैं इसको कैलकुलेटर के ऊपर। बेटा ये मान लेते हैं 1.276 जो है ये हमारे पास x है, और पावर है 1/n। ठीक है जी, तो पावर n हमारे पास क्या है यहाँ पर 5, 1/5। तो क्या करना है, आपने अपने कैलकुलेटर पे लिखो 1.276, बातें नहीं, 1.276 को 12 बारी स्क्वायर रूट करना है, 12 टाइम्स। तो 1.276 12 टाइम्स स्क्वायर रूट -1 डिवाइडेड बाय n। आपके पास जो n है बेटा वो 5 है, n जो है वो 5 है, +1 मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू, दोनों चीजें बेटा आपको 12 बारी करनी है। 0.04 के आगे 9 है, हाँ 1.0499 है, तो वो 5 आ जाएगा बेटा। बेटा सभी बच्चे अपने कैलकुलेटर पे ये वैल्यू ढूंढे, सबके डिस्प्ले पे मेरे को चमकता हुआ नजर आना चाहिए 1.0499, हाँ जो भी है, मतलब यही वाली वैल्यू आ रहा है बेटा कैलकुलेटर पे पीछे। 5486 है। तो बेटा यहां पर आपके पास r आएगा 1 माइनस करके, 1 माइनस कर देंगे तो बेटा हमारे पास आ जाएगा 0.05। बेटा ग्रोथ रेट आपके पास 5% कि आपका डिविडेंड एवरेजली हर साल 5% के कंपाउंडेड रेट से बढ़ता है। किसी को कोई शंका तो नहीं है यहाँ तक? चलिए बेटा आगे चलो,
कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपने कैलकुलेट करना है, आया बेटा पीछे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपने कैलकुलेट करना है बेटा, फॉर्मूला रहेगा, बातें नहीं करो, D1 अपॉन नेट प्रोसीड्स, मार्केट प्राइस की जगह क्या यूज करना पड़ेगा इस सवाल में, नेट प्रोसीड्स था ना, ऊपर ऊपर हमको पता चल गया था, देखो मार्केट प्राइस 150 है, ब्रोकर हमारे पास जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो 3 रुपए, तो नेट प्रोसीड्स 147 आई थी, तो D1 अपॉन नेट प्रोसीड्स प्लस ग्रोथ रेट, तो D1 14 रुपए 10 पैसे नेट प्रोसीड्स प्लस ग्रोथ, ग्रोथ का रेट कितना बेटा हमारे पास 0.05, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी 14.59, ओके। बेटा क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन क्वेश्चन में आपके पास क्या चीज अवेलेबल नहीं थी, ग्रोथ रेट, और वो लेकिन ग्रोथ रेट है कि हमको इन डिविडेंड्स को देख के पता चलता है कि ग्रो तो कर रहा है डिविडेंड, किस रेट से कर रहा है वो रेट हमने कैलकुलेट करना है। हाँ जी ध्यान से देखो सवाल, इस क्वेश्चन में भी आपको ग्रोथ रेट ढूंढना है, बिल्कुल पिछले सवाल जैसे ही। हाँ जी, नवेदा हैज इशूड 10,000 ordinary shares of ₹100 each. Details of the company's dividend per share during the past 4 years are as follows. तो बेटा आपको 2001 का डिविडेंड दे रखा है और 2004 का डिविडेंड दे रखा है। 2001, 2002, 2003 और 2004, कितने साल है बेटा बीच में, 3 साल, ये 3 साल, 2001 से 2004 का कितने साल हो गए, 3 साल। आपका डिविडेंड बेटा यहाँ पर 26 रुपए है और यहां तक पहुंचते पहुंचते वो 30 रुपए हो गया, तो किस रेट से आपका डिविडेंड ग्रो करता है वो आपको ढूंढना है। 4.89, नहीं 4.88 है वैसे 4.89, 4.88 4.9 लिख लो। चलो तो बेटा 2001 से हमारे पास 2004 तक का डिविडेंड कैसे करना है बेटा, हमने अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस ग्रोथ रेट पावर n, तो 1 प्लस आर लिख लो यहाँ पर, तो 30 रुपए का डिविडेंड हो जाता है अगर 26 रुपए से शुरू करें, 3 साल में किसी रेट से वो 30 रुपए में बदल जाता है। 30 डिवाइड बाई 26 कितना आ रहा है, स्क्रीन पूरी नहीं आती। 1.15, तो बेटा ये हो गया हमारे पास 1.153, 1 प्लस आर, पावर बेटा इधर की जो 3 है उधर आकर के 1/3 हो जाएगी, तो इसको आप सॉल्व करोगे कैलकुलेटर के ऊपर, वही 12 बार स्क्वायर रूट -1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू, दोनों चीजें 12 बारी करनी है। कितना आ रहा है यहाँ पर हमारे पास, R इज इक्वल टू 0.0489, दैट इज 4.89%। यही आ रहा है ना सबके पास, ठीक है जी। अब सुनो बेटा सवाल खत्म नहीं हुआ, सिर्फ ग्रोथ रेट के लिए नहीं करवाया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में एक जानकारी एक्स्ट्रा भी है, पढ़ो जरा पैराग्राफ पढ़ो। कह रहे द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ ईच ऑर्डिनरी शेयर ऑफ नवेदा इज 235, कम डिविडेंड क्यूमुलेटिव, 235 रुपए का प्राइस चल रहा है बेटा शेयर का, 235 रुपए का प्राइस चल रहा है, कम डिविडेंड यानी कि क्यूमुलेटिव ऑफ डिविडेंड, तो इसमें डिविडेंड का अमाउंट जुड़ा हुआ है। होता क्या है, डिविडेंड डिक्लेयर करने का बेटा एक प्रोसीजर है छोटा सा, जब 31 मार्च को कंपनी की बैलेंस शीट सबके अकाउंट बन जाते हैं, तो उसके बाद डायरेक्टर्स अकाउंट्स को देखते हुए डिविडेंड प्रपोज करते हैं,
ऑडिट नहीं हुआ, फाइनल नहीं हुआ, लेकिन एक अकाउंट देख करके उन्होंने डिविडेंड प्रपोज कर दिया। ठीक है, तो वो प्रपोज डिविडेंड को फिर बाद में क्या किया जाता है, एजीएम के अंदर शेयर होल्डर्स के सामने प्रेजेंट किया जाता है कि बताओ कितना डिविडेंड बांटे। फिर शेयर होल्डर्स डिविडेंड फाइनल कर देते हैं, नॉर्मली वही फाइनल कर देते हैं जो डायरेक्टर प्रपोज करते हैं। अब मान लो एक कंपनी की एजीएम हुई 30 सितंबर को, 30 सितंबर को उसने अपने एजीएम के अंदर पर शेयर 5 रुपए का डिविडेंड क्या हुआ, क्या किया, डिक्लेयर कर दिया कि फाइनल डिविडेंड कितने रुपए का है, 5 रुपए का है। लेकिन जैसे ही वो डिविडेंड डिक्लेयर होता है उसके बाद एक डेट अनाउंस की जाती है जिसको हम बोलते हैं कट ऑफ डेट। क्या बोलते हैं उसको, कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट का मतलब होता है कि जिस डेट पर, इस डेट पर, इस पर्टिकुलर डेट पर जो जो शेयर होल्डर होंगे ना उनको डिविडेंड मिलेगा। अब मान लो उन्होंने 30 सितंबर को एजीएम करी, कट ऑफ डेट बता दी उन्होंने 10 अक्टूबर। कट ऑफ डेट कौन सी आ गई, 10 अक्टूबर। अब 10 अक्टूबर तक अगर किसी व्यक्ति ने वो शेयर खरीदे, 31 अक्टूबर से लेकर के 31 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक अगर किसी व्यक्ति ने वो शेयर खरीदे तो वो डिविडेंड का अधिकारी बन जाएगा। क्या मैं ठीक कह रहा हूं, कट ऑफ डेट कौन सी है हमारे पास, 10 अक्टूबर। तो 10 अक्टूबर तक अगर कोई भी व्यक्ति वो शेयर खरीदता है तो 10 अक्टूबर को रजिस्टर ऑफ मेंबर में उसका नाम रखा होगा, शेयर होल्डर्स की लिस्ट में उसका नाम डाला होगा, तो उसको डिविडेंड मिलेगा। यानी कि जब मैं अगर 1 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर को शेयर खरीदने के लिए जाऊंगा तो शेयर खरीदते ही मुझे 5 रुपए के डिविडेंड का अधिकार मिल गया साथ साथ। तो तुमको क्या लगता है, क्या शेयर का प्राइस नॉर्मल वैल्यू पे चल रहा होगा या 5 रुपए बढ़ चुका होगा। फिर से सुनो, एक कंपनी का शेयर का प्राइस मान लेते हैं 100 रुपीज चल रहा है नॉर्मली, 30 सितंबर को एजीएम हुई, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, 5 रुपए बांटेगी सारे शेयर होल्डर्स को, सारे शेयर होल्डर को सबको 5-5 रुपए मिलने। कट ऑफ डेट, डेट जो है वो अनाउंस कर दी 10 अक्टूबर, यानी कि रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स के अंदर जब भी अब 10 तारीख को देखेंगे जिसका जिसका नाम होगा उसको मैं 5 रुपए दे दूंगी। डिविडेंड डिक्लेयर होने से पहले शेयर कितने रुपए का चल रहा था, 100 रुपए का। 10 अक्टूबर को अगर रजिस्टर में मेरा नाम है तो मैं 5 रुपए लेने का अधिकारी हूं। अगर कोई व्यक्ति मेरे से आज की डेट में आ जाए, कह रहे भाई साहब अपना शेयर बेच दो, 2 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर को मेरे पास आ गया, कह रहे शेयर बेच दो, जब मैं शेयर उसको बेचूंगा तो खाली 100 रुपए का शेयर दे दूंगा। जब मेरे को पता है भाई 100 रुपए का शेयर लेना, 11 तारीख को ले लियो, क्योंकि 10 तारीख को तो रजिस्टर में नाम लिखा होना चाहिए ना मेरा, 5 रुपए लेने। और अगर तेरे को लेना है 10 तारीख से पहले तो 5 रुपए ऊपर के देके जा, क्योंकि पिछले पूरे साल के अंदर शेयर तो मैंने होल्ड किया था, वो इनकम मैंने कमाई है, तेरे को शेयर दे दूंगा तो इनकम तेरी हो जाएगी, मेरे को बोले इनकम के भी पैसे चाहिए। तो जब बेटा इस ड्यूरेशन के अंदर जब शेयर चल रहा होता है ना तो उसके प्राइस के अंदर डिविडेंड का अमाउंट जुड़ रहा होता है, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव ऑफ डिविडेंड प्राइस, कम डिविडेंड प्राइस। समझ में आ गई बात। और क्या ये नॉर्मल प्राइस है 235 रुपए, अगर मेरा मान लो मेरा शेयर जो 100 रुपए का चलता था नॉर्मली, अब वो 105 का चल रहा है सिर्फ इन 10 दिनों के दौरान, 11 तारीख से वापस कितने का हो जाएगा, क्योंकि वो 5 रुपए का अधिकार खत्म हो चुका है, वापस कितने पे आ जाएगा, 100 पे। वो 100 रुपए नॉर्मल प्राइस है, एक्स डिविडेंड प्राइस बोलते हैं उसको, एक्सक्लूडिंग डिविडेंड। कम डिविडेंड इज क्यूमुलेटिव ऑफ डिविडेंड एंड एक्स डिविडेंड इज एक्सक्लूडिंग डिविडेंड। तो हमें जो प्राइस कंसीडर करना होता है हमेशा वो नॉर्मल प्राइस कंसीडर करना होता है, जो कि कौन सा होगा, एक्स डिविडेंड प्राइस होगा। आपके पास ये जो 235 रुपए का प्राइस दे रखा है वो कौन सा है, कम डिविडेंड। और अभी अभी आपने बेटा डिविडेंड बांट दिया है 30 रुपए का, तो नॉर्मल प्राइस आ जाएगा आपके पास 205 एक्स डिविडेंड प्राइस। 235 रुपीज का कम डिविडेंड प्राइस है, 30 रुपए का डिविडेंड बढ़ते ही शेयर का प्राइस वापस 30 रुपए कम होकर कहां पर पहुंच जाएगा, 205 रुपए पे। तो जब आप अपनी कैलकुलेशन करोगे ना कॉस्ट ऑफ इक्विटी की, तो 235 से डिवाइड नहीं करना, D1 अपॉन मार्केट प्राइस करोगे तो मार्केट प्राइस 235 नहीं लेना, कौन से वाला लेना पड़ेगा, 205 एक्स डिविडेंड प्राइस चाहिए, नॉर्मल प्राइस चाहिए। क्यूमुलेटिव ऑफ डिविडेंड जो प्राइस होता है बेटा वो कौन सा होता है, अब नॉर्मल प्राइस। और आपको वैल्यूएशन के लिए कौन सा प्राइस चाहिए हमेशा, नॉर्मल। नॉर्मल प्राइस कौन सा होगा, एक्स डिविडेंड। बस बाकी तो कुछ नहीं करना हमारे। पिछला डिविडेंड आपको पता चल चुका है, ग्रोथ का रेट आपको पता है बेटा, ये था, ये कौन सा अमाउंट था, 30 रुपए, D0 हैज जस्ट बीन पेड, 30 रुपीज इज D0, इससे D1 निकल आएगा। नेट मार्केट प्राइस आपको पता चल गया 205 रुपए लेना है, ग्रोथ का रेट आप कैलकुलेट कर चुके हो यहाँ पर इस चित्र से, तो मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। चलो फटाफट के ही कैलकुलेट करते हैं और फिर आज का सत्संग खत्म करते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D1 अपॉन मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ। सर पिछला डिविडेंड आपको पता है कितने रुपए का था, 30 रुपए का। अगला डिविडेंड 4.89% बढ़ के आएगा, कितना आ रहा है बेटा, 31 पॉइंट 31 पॉइंट, अच्छा,
बेटा D1 आ गया हमारे पास। मार्केट प्राइस कौन से वाला लेंगे हम? बेटा 1 प्लस 0.0 पॉइंट है, मतलब तेरी बात में पॉइंट नहीं है, इधर point। तो कैसे मिस कर रहा है इस पॉइंट को वैसे? चलो कोई बात नहीं। एक्स डिविडेंड प्राइस बेटा 235 माइनस 30। चलो बेटा वैल्यू पुट करेंगे यहां पर। D1 इज 31.47 अपॉन मार्केट प्राइस 205 प्लस ग्रोथ रेट बताओ बेटा कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20.2 कुछ हो रहा रहेगा। सही है सर, आपने approx ले लिया 20.2 Thank you.